गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नैस एडवांस स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 का क्लास चालू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर होगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के मैथमेटिक्स के भी सिलेबस के वीडियो सारे डालने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो क्लास 10 में है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नीचे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है, हमारे व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट। तो हमारे 11 क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें हमको 3-4 क्लासेस लगेंगे, क्योंकि पहला 1-2 चैप्टर जो है उसमें पूरा थ्योरी है। तो थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने में हमें 2 से 4 क्लास लग सकते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से जुड़े हुए जितने टर्म्स हैं उनके बारे में सीखेंगे हम लोग, क्योंकि ये अकाउंटिंग का स्टार्टिंग है, 11 क्लास से चालू होता है। तो सारे जो बेस हैं यहीं पे आपके कवर होंगे। उसके बाद धीरे धीरे 3-4 चैप्टर बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्री ये सब भी सीखेंगे। और क्लास 12 के तो मेरे क्लासेस चल ही रहे हैं, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है, वो भी कंटिन्यू रहेगा जैसे चल रहा है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो किताब में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन। ये बुक में दिया हुआ है डेफिनेशन। अब इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम लोग मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला जो टर्म इसमें यूज़ किया गया है वो है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग को ट्रांजैक्शन को पहचानने पड़ेंगे कि इनका नेचर क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक नेचर क्या है कि नहीं है, कि तभी उसको हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले उसको आइडेंटिफाइंग करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, इसका है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कोई यूनिट जो पैसा हो या रुपीज़ हो जो हम लोग यूज करते हैं मनी के लिए, उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे एक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि परचेज ऑफ मशीनरी, तो सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि एक ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ मशीनरी, लेकिन इसको मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। वर्थ ₹1000 है, 10,000 है, 50,000 है। ये अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर करना। तो हम आइडेंटिफाई भी कर लिए, मेजर भी कर लिए। उसके बाद प्रोसेस आता है रिकॉर्डिंग का। एक बार जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और जो रिकॉर्डिंग होगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, मतलब जो इवेंट पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट होंगे उसको उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसका लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस में जिसका काम है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने के बाद वो ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर के पास, जैसे ऑफिसर हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हुए, मैनेजर हुए, स्टोर मैनेजर हुए, सुपरवाइज़र हुए, ये सारे लोगों के पास वो कम्युनिकेट करता है ताकि वो सारे इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके जिससे कि वो अपना डिसीजन ले पाएँ। तो ये हो गया आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग का मतलब। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया गया है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट वो होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शनों को मिला के एक इवेंट क्रिएट होता है, लेकिन वो इवेंट को अगर हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकें, मतलब वैल्यू में उसका कुछ वैल्यू हो, तो वो होता है इकोनॉमिक इवेंट। जैसे कि एक इकोनॉमिक इवेंट अगर हम एग्जांपल लें, तो हम मशीन खरीद रहे हैं, मशीन का इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करने के बाद उस मशीन के थ्रू हम लोग अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये पूरा एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हैं, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी एक ट्रांजैक्शन हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी, उसमें आपका फ्रेट लगेगा, कैरेज लगेगा, वो एक अनदर ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद है कि आप तो मशीन किसी खुले फील्ड में या मैदान में तो नहीं लगाएंगे, उसके लिए आपको अपना साइट तैयार करना पड़ेगा जिसको फैक्ट्री बोलते हैं, तो उसका एक काम करना पड़ेगा, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद मशीन का आपको ट्रायल रन करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल फिर ट्रायल रन। तो ये सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन मिला के एक इवेंट बनता है। और अगर ये इस इवेंट को हम लोग इकोनॉमिक टर्म में, मतलब मनी में मेजर कर पा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक इवेंट हो गया।
तो इकोनॉमिक इवेंट के बाद एक टर्म हमने यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, सिंपल है, बिजनेस एंटिटी होता है। अब बिजनेस एंटिटी में आप पार्टनरशिप ले लीजिए, फॉर्म ले लीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, अलग अलग तरह का सोल प्रोप्राइटरशिप है, अभी 1% कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये सारे चीज़ें क्या होता है, मिला के इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और लास्ट इसमें पॉइंट था इंटरेस्टेड यूज़र। इंटरेस्टेड यूज़र होता है कि जो इंफॉर्मेशन को लेके अपना डिसीजन वो लोग बनाते हैं, वो लोग सारे होते हैं इंटरेस्टेड यूज़र। ये इंटरेस्टेड यूज़र इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो इंटरेस्टेड यूज़र का मतलब होता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसके थ्रू हम अपना डिसीजन बनाते हैं उस हिसाब से। अगर आपको एग्जांपल मैं दूं तो इंटरनल यूज़र में हो गए मैनेजर हो गए, आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए। ये क्या करते हैं, ये बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है इनके पास जो मिलता है उससे ये लोग अपना डिसीजन मेकिंग में उसको यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या प्रॉफिट होना चाहिए, कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग का ज़्यादा लॉस हो रहा है, कहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे हम एक्सपेंसेस को घटा सकते हैं। ये सारे डिसीजन, अपने पॉलिसीज से रिलेटेड डिसीजन, ये सारे डिसीजन ये लोग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन से ही पाते हैं। तो ये हो गए इंटरनल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में हो गए शेयर होल्डर। अब जैसे शेयर होल्डर है, उनको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो उनको उनका इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कंपनी का, कि कंपनी किस स्थिति में है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट क्या है, लास्ट ईयर का क्या था, इस ईयर का क्या है, ताकि कंपेयर करके कि हाँ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसे लेने होते हैं तो उनको पता होना चाहिए ना कि कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कंपनी लॉस में है तो अपने पैसा वो जाके कंपनी से मांगेंगे। बैंक्स होते हैं जो लोन दे के रखते हैं, उनको भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है, जैसे टैक्स अथॉरिटी होती है, उनको टैक्स लेना रहता है, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे एक्चुअल टैक्स कितना लेना है। हो सकता है कि कंपनी मैनिपुलेट करके कम टैक्स दे दें, तो उनको ओरिजिनल डाटा पता रहेगा कि हाँ प्रॉफिट कितना है, तो अपना डिटरमाइन कर पाएंगे कि हाँ मुझे टैक्स कितना लेना है। तो ये सारे जो लोग हैं ये हो गए एक्सटर्नल यूज़र्स, और जो कंपनी के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स। अकाउंटिंग के डेफिनेशन के बाद अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ अकाउंटिंग। मेनली 3 तरह के अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग समराइज करते हैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उस रिपोर्ट्स में फैक्ट्री के सारे एस्पेक्ट को हम लोग कवर करते हैं, और वो रिपोर्ट क्या होता है कि एक तरह से इसलिए हम लोग बनाते हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का साउंडनेस और उसका प्रॉफिटेबिलिटी और उसके आगे क्या फ्यूचर में उसके स्कोप है उसके बारे में हम लोग समझ सकें, उसको समझ सकें हम लोग कि क्या आगे वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट करेगा कि नहीं करेगा। उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। तो मोस्टली इसमें होता क्या है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल जितने ट्रांजैक्शन होते हैं वो सबको एक जगह रिकॉर्ड करके और समराइज़ करके उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं जिनका काम अलग अलग होता है, लेकिन पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिला के तो वो एक होता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी खर्चा, जो भी उसका इनकम है, सब चीज़ को हम लोग एनालाइज करके रिकॉर्ड करके एक ही स्टेटमेंट में जब उसको डालते हैं तो वो हमारा बन जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है कि एक फैक्ट्री में होता है ये है कि अलग अलग प्रोडक्ट जैसे बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं A, B, C, तो तीनों प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है वो जिस वजह से जिस सिस्टम से हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग को इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए कि किस में कितना हमारा खर्चा हो रहा है। तो पता चल जाएगा कि अगर कहीं ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वहाँ हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन प्रोसेस वही रहता है कि अलग अलग प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना कि पर यूनिट बनाने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। तो ये हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद तीसरा आता है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग में होता ये है कि इसमें मैनेजमेंट लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के रिपोर्ट्स को लेते हैं, समझते हैं और उससे अपना मैनेजरियल डिसीजंस को लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि वर्क फोर्स कितना चाहिए, मैन पावर, वर्क फोर्स माने मैन पावर कितना चाहिए, ये डिसीजन वो लोग कैसे लेते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिपोर्ट से लेते हैं कि हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है कि नहीं।
उसके बाद अपने मैनेजरियल पॉलिसीज़ चेंज करना है कि नहीं करना है, फ्यूचर में क्या क्या एक्शन हमें लेना है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। ये सारे जो रिलेटेड टर्म्स है, ये जो डिसीजन है जो मैनेजर लोग लेते हैं, ये सारे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे लेते हैं। तो ये सारे डिसीजन को हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है रिलायबिलिटी, उसके बाद है रेलेवेंस, उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी और लास्ट है कंपैरेबिलिटी। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन से, वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब कि उस पर हम भरोसा कर सकें, क्योंकि इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्टेड यूज़र्स लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जिसमें एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं। तो अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मुझे अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो मैं उस पर रिलाई कर सकूँ कि हाँ, उसके बेस पे जो मैं डिसीजन लूँगा वो सही होगा। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी का मेन मीनिंग यही है यहाँ पर कि आपको जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो एकदम ट्रू एंड फेयर एंड सही होना चाहिए। उसके फिगर्स जो है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग भरोसा कर सकें। क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में होता है कि एसेट्स होती हैं, लायबिलिटी होती है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि अपने किसी कंपनी ने अपने एसेट्स को जानबूझ के ज़्यादा दिखाया, लायबिलिटी को कम, तो इससे हमें लगेगा कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में हमें पता चले कि कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी, तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसका रिलायबल होना बहुत ही ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि जो हमें अकाउंटिंग और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रेलेवेंस होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं क्या देखूंगा कि कंपनी का एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो अकाउंटिंग का जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसमें एसेट, लायबिलिटी, ये सारे जो रिलेटेड टर्म्स है, प्रॉफिट, ये सारे चीज़ होने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए कि जिससे मुझे अपने डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, जिससे मैं अपने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का डिसीजन ले पाऊँ। तो वो हो गया रेलेवेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है समझना, मतलब कि जैसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमें, हम लोग सेम मीनिंग, सेम सेंस में समझ रहे कि नहीं, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। मैसेज का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज का सेंडर होता है वो जिस मीनिंग में सेंड करता है, रिसीवर को भी सेम मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि मैसेज सक्सेसफुली कन्वे हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे होना चाहिए कन्वे बाकी शेयर होल्डर या आउटसाइडर जो भी लोग हैं उनको ताकि वो समझ सके कि उसका सही मीनिंग क्या है। ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ और बोल रहे हैं और पढ़ने वाले को कुछ और लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ अंडरस्टैंडेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आज हमें जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिला है, हम क्या लास्ट ईयर के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं? मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, जो एजम्पशन से लास्ट ईयर में लिए गए हैं वो सेम एजम्पशंस यहाँ पे भी होने चाहिए। फिगर चेंज हो सकते हैं लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, पार्ट्स से कंपेयर कर सके। जैसे एग्जांपल अगर ले ले लोन का, कि कंपनी ने मान लीजिए बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लास्ट ईयर अगर लोन दिख रहा था तो इस ईयर भी लोन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पास्ट ईयर के लोन इस ईयर हैं कि ख़त्म हो गए, रीपे हो गए, ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ चलो ये पहले था इतना लायबिलिटी और इस बार पे हो गया तो अभी इतना ही बचा हुआ है। तो इससे हमें पता चल पाएगा कि कंपनी का ग्रोथ प्रोग्रेस किस तरह से हो रहा है। तो कंपेरेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन ऐसे होना चाहिए सिस्टम में कि हमको लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर पाए, और हमें किसी दूसरे कंपनी से भी कंपेयर करना पड़े तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग कंपेयर कर पाएँ। तो ये हुआ कंपेरेटिबिलिटी का मतलब। तो हम लोग सीख लिए, आज मीनिंग सीखे, उसके बाद हम लोग टाइप सीखे, कैरेक्टरिस्टिक सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल, परचेज और भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होते हैं उन सब को रिकॉर्ड करना, ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये अगर नहीं होंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता
नहीं चलेगा। तो ये छोटे छोटे खर्चे को, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि हमें डेली का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सेकंड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं कि सारा रिकॉर्ड अपने पास रहता है कि खर्चे का कितना है और कितने हमारे इनकम्स हैं, तभी हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग का सेकंड और मेन ऑब्जेक्टिव इसका एक तरह से देख लें तो यही है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अगला इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इट यूजर्स। इसका मतलब वही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स, मतलब कि एक्सटर्नल इंटरनल वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेम पॉइंट्स है यहाँ पर भी कि अकाउंटिंग का ये मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव कि वो सारे इन्फॉर्मेशन क्या करें, उसके यूज़र्स को प्रोवाइड करें। लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग कोई अकाउंटिंग को और ट्रांजैक्शन को, सारे चीज़ों को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या होता है कि साल के एंड में हमें एक पोजीशन हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजीशन है, मैंने अच्छा पोजीशन है कि ख़राब पोजीशन है, प्रॉफिट में कि लॉस में है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि जिससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 3-4 इसका ऑब्जेक्टिव है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये पिछले कैरेक्टरिस्टिक से ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे वो सिमिलर हैं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप के तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म जो बिजनेस में यूज होते हैं। तो इसमें पहला टर्म्स है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई एक इवेंट जो कि दो लोगों या दो एंटिटी के बीच में होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या कुछ इस तरह का पेमेंट ऑफ रेंट, ये सारी चीज़ें हुए ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट अगर टर्म्स को हम ले लें तो वो होता है एंटिटी। एंटिटी होता है क्या है, एंटिटी होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग मिला के एंटिटी बोलते हैं। इसमें आप कंपनी भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल ले ले तो सुपर मार्केट वो भी एंटिटी है, आईटीसी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे एक एंटिटी है। नेक्स्ट टर्म है एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट एक तरह का आइटम है जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है और जिसका यूज करके हम लोग अपने बिजनेस ऑपरेशंस में यूज करके हम लोग अपना प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है हम अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। तो प्रॉफिट गेन करने में जिन जिन आइटम्स का हम लोग यूज करते हैं, जैसे मशीनरी हुआ और बाकी सारे चीज़ें हुए, जैसे कि एसी हुआ, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे चीज़, फर्नीचर, ये सारे हमारे एसेट्स हुए। एग्जांपल के लिए जैसे सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट अगर उसने अपने अंडर में ट्रक्स रखे हुए हैं गुड्स का डिलीवरी करने के लिए, तो ट्रक्स उनके लिए एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू वो अपना वो बिजनेस का ऑपरेशंस करते हैं। तो बिजनेस का ऑपरेशंस में यूज होने वाली चीज़ें को हम लोग एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक होता है क्या, जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चीज़ हमारे लिए स्टॉक होता है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एसेट और स्टॉक में अंतर क्या होता है। कोई भी आइटम किसी के लिए स्टॉक हो सकता है तो वही आइटम दूसरे के लिए एसेट्स हो सकता है। जैसे मैंने अभी सुपर मार्केट का एग्जांपल दिया, सुपर मार्केट में होता है क्या, वो लोग जो ट्रक्स रखते हैं तो ट्रक्स सुपर मार्केट के लिए एसेट्स हुआ क्योंकि उसका यूज करके वो माल का डिलीवरी करते हैं। लेकिन जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जब मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रक्स को अपने पास रखते हैं तो वो ट्रक्स उनके लिए फिक्स एसेट नहीं है, वो ट्रक्स उनके लिए स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब समझने के लिए सिंपल सा आपको चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है वो प्रोडक्ट उसका स्टॉक हो जाता है और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट में जिन जिन आइटमों का वो सहारा लेती है, जैसे मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्रेमाइसेस, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स आ जाएंगी। इसके बाद एसेट्स के बाद एक टर्म और है जो अकाउंटिंग में यूज़ होता है, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्लिगेशन होता है जो कभी ना कभी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को पे करना होता है, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर हमने बैंक से लोन लिया तो ये हमारा लायबिलिटी है कि हमें फ्यूचर में बैंक को रिपे करना है। अगर हमने क्रेडिटर से माल उधार पे लिया है तो उसको फ्यूचर में हमें पैसा पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या हो गए, लायबिलिटी हो गए। उसके बाद अगर हमने कहीं किसी का पैसा, जैसे सैलरी वैलरी का पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, 2-3 महीने का अगर एम्प्लॉय का सैलरी बाकी है तो भी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। तो सारे चीज़ जो ऑब्लिगेशन हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो फ्यूचर में कभी ना कभी हमें पेमेंट करना होता है, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं।
इसके बाद एक टर्म है कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब हम लोग बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा हम लोग लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जैसे अगर हमने 50,000 रुपया लगा के अगर कोई दुकान खोला या कोई बिजनेस खोला, तो उस हम लोग बोलेंगे कि हमारा कैपिटल जो है वो 50 लाख है। फिर अगर हमने फिर कुछ पैसा उसमें और लगाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। एक और इससे रिलेटेड पॉइंट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, अपना कैपिटल से पैसा लेते भी, अगर हमें ज़रूरत है तो हम लोग ने बिजनेस से पैसा ले लिया अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हो गया ड्राइंग। तो ड्राइंग पे क्या होता है, उसका अलग से कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है, वो सब हम लोग पार्टनरशिप में भी सीख रहे हैं क्लास 12 में, कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पार्टनर्स को देने पड़ते हैं फर्म को वापस, तो वो सिर्फ वहाँ पे आप सीख जाएंगे, वहाँ पे आप देख लेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिन लोगों से हम लोग माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो हमारे क्रेडिटर हो गए। क्योंकि क्या था कि बिजनेस में हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो रॉ मटेरियल हम लोग जिन लोगों से ख़रीदते हैं, अगर हम लोग उसको क्रेडिट में ख़रीदते हैं, मतलब उधार में ख़रीदते हैं, तो वो लोग हमारे लिए क्रेडिटर्स हो गए। फ्यूचर में हमें उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटीज़ हैं, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। इसके बाद एक टर्म्स आता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्रेडिटर का ठीक उल्टा है, कि हम लोग माल जिनको बेचते हैं वो हमारे होगा डेटर्स। अगर हम लोग माल उधार में बेच रहे हैं तो फ्यूचर में हमें उनसे पैसा लेना है, तो हमारे लिए एसेट्स हो गया, तो ये हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो ये हो गए हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद और भी छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। एक्सपेंसेस, भाउचर में बता देता हूँ, भाउचर होता क्या है, जब हम लोग डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसको जहाँ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग वाले पेपर को हम लोग भाउचर करते हैं। उसमें डेट मेंशन होता है, उसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है, और उसमें नेचर मेंशन होता है कि किस तरह का ये नेचर है, मतलब कि ऑफिस एक्सपेंसेस है, कि स्टेशनरी परचेज़ किए हैं, कि कभी एक होता है स्टाफ वेलफेयर, टिफ़िन अलावेंस, इस तरह की चीज़ें होती है। तो उन सब खर्चों को हम लोग जहाँ रिकॉर्ड करते हैं पेपर पे, हार्ड कॉपी पे जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको भाउचर बोलते हैं। फिर आजकल सिस्टम में हम लोग एंट्री करते हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं उसमें। तो ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हुए जिससे फैमिलियर होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे हम लोग सम्स बनाएंगे तो ये सारे टर्म्स उसमें आएंगे। तो ये पहला जो क्लास है आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स है वो मैंने बता दिया है। अब इसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम आगे और भी इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें जानेंगे।